हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के डे 5 और उम्मीद है कि इससे पहले आपने बाकी के 4 वीडियोस को ज़रूर देखा होगा, जिसमें इकोनॉमिक्स के हम आपको 30-30 करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें आपको पूरे इकोनॉमिक्स को एक अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिल जाएगा और साथ में आपके पास अच्छा कलेक्शन भी हो जाएगा। रही बात पीडीएफ, तो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराया हूँ, साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर भी कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए, मौद्रिक नीति बनाना और लागू करने का जो अधिकार होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता करते हैं वो आरबीआई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखें कि मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 6 सदस्य होते हैं। भारत का मौद्रिक नीति का प्राधिकरण कौन है, तो आरबीआई ही है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मौद्रिक नीति से रिलेटेड, तो इनको याद रखना है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो क्या होगा। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा, निवेश व्यय जो है वो बढ़ेगा। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आधार पर, यानी इन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछा जाता है एक ऑप्शन डी के साथ, यानी उपरोक्त सभी हमेशा रहेगा। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है वो प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे उस देश का कैसा है, पूंजी निर्माण कैसा है और बाजार का आकार किस तरह का, तो ये सब पर डिपेंड करता है। अच्छा, वैश्वीकरण क्या है, पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के संबंध में वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना, उसे कहेंगे हम लोग वैश्वीकरण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि यदि आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात, यानी जिसको हम लोग CRR कहते हैं, कभी कभी तो यही फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि CRR का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि कैश जो रिजर्व रेशियो है उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें होता है कि अगर CRR की कमी की जाती है तो इसके साक्ष्य सृजन पर प्रभाव पड़ता है कि वृद्धि होगा। ठीक है, वृद्धि का प्रभाव देखने को मिलता है। एक होता है रेपो दर और एक होता है रिवर्स रेपो दर। तो रिवर्स रेपो दर क्या होता है, वह दर जिस पर वाणिज्य जो बैंक होते हैं वो आरबीआई को उधार देते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। और सिर्फ एक होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट में उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों को देगा तब वहाँ पे कहेंगे रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। CRR जैसे कि नगद आरक्षित अनुपात, आरबीआई की धारा 42 के फर्स्ट के तहत अनुसूचित बैंकों को अपने पास जमाव यानी डिपॉजिट्स का कुछ निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य है। तो ये CRR जो है वो आरबीआई की धारा है 42 के फर्स्ट, उसके तहत जो भी अनुसूचित बैंक हैं उनके पास जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ निश्चित जो अमाउंट है वो आरबीआई के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य किया गया। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब प्रारंभ की गई थी। तो ये भी वीवीआई प्रश्न रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, दशमलव प्रणाली स्टार्ट हुई थी 1957, 1 अप्रैल 1957 से स्टार्ट किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस सालबोनी किस राज्य में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सालबोनी किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि आरबीआई द्वारा नोटों का मुद्रण और आपूर्ति करता है 4 जगहों से। एक तो होता है देवास मध्य प्रदेश का, नासिक महाराष्ट्र का और मैसूर कर्नाटक का, और चौथा होता है सालबोनी जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रों द्वारा जारी मुद्रा को क्या कहते हैं। यानी राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माने जाने वाले राष्ट्रों द्वारा जारी मुद्रा को हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, यानी कि हार्ड करेंसी, और ये विकसित देशों की होती है। ठीक है, विकसित देशों की होती है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो ये आधार वर्ष 11-12 होता है, 2011-12 थोक मूल्य सूचकांक। राइट। चलिए,
अगला पॉइंट आता है कि भारत में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया। भारत में आरबीआई द्वारा अप्रैल 2014 में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में अपनाया गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और साथ ही साथ एक प्रश्न और याद रखिएगा कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक कौन सा है, तो यही है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2012। सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है, डिफ्लेक्शन कहा जाता है। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है? जब मुद्रास्फीति होती है तो उसमें सर्वाधिक जो लाभ होता है वो रीढ़ी को होता है। जो ऋण लिया होता है उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है रीढ़ी को। ठीक है, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम आपने कई बार देखा होगा, पेपर में रिपीट होता है। तो ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। और इसी नियम के अंतर्गत कहा जाता है कि बुरा पैसा यानी जो खराब मुद्रा है, खराब पैसा है, वो अच्छे पैसे को चलन से बाहर कर देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ग्रेसम का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जनसंख्या में माल्थुसियन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थुसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में तथा खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है। यानी माल्थुसियन जो सिद्धांत संबंधित है किससे है? तो जनसंख्या और ये संसाधन से संबंध, जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसे मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को मूल सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शब्द जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये रेगनर फिक्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं को दिया गया था। फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट किया गया और पहला नोबेल प्राइज़ पुरस्कार कब दिया गया था। देखते हैं यहाँ तक इस वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं, और जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्थिक समस्या मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। संसाधनों की कमी के कारण उत्पन्न होती है। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को जोसेफ सम्पीटर जो है इन्होंने विकसित किया। लाभ के नवाचार सिद्धांत को जोसेफ सम्पीटर ने। अर्थशास्त्र में टेक ऑफ स्टेज क्या है? तो अर्थव्यवस्था में यानी अर्थशास्त्र जो है, अर्थव्यवस्था जो है, इसमें टेक ऑफ स्टेज कहते हैं स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। स्थिर वृद्धि के प्रारंभ से। परिवहन व्यापार जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र, सेवा जो क्षेत्र जिसे हम जानते हैं, थर्ड सेक्टर। कराधान का सिद्धांत यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रतिपादन किसने किया था? कराधान का सिद्धांत दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने ही कहा है। और ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट आता है कि कराधान का योग्यता सिद्धांत। कराधान का योग्यता सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी एडम स्मिथ ने दिया है। बस कराधान वाला दोनों आप मैटर देख लो, दोनों इन्होंने ही दिया है, एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ह्रासमान प्रतिफल का नियम। ह्रासमान प्रतिफल का नियम किन क्षेत्रों पर लागू होता है? सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, सभी क्षेत्रों पर। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? उत्पादन के साधनों की निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग के पास आज 30 के अराउंड क्वेश्चंस थे, और ये हमारा 5 पार्ट हुआ, यानी टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिया गया। अगर आप लोग कहेंगे तो इन सभी 150 क्वेश्चंस का एक मिक्स क्वेश्चंस, मतलब एक मास्टर वीडियो मर्ज करके पाँचों सेट को मर्ज करूँगा तो 150 क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएगा, तो एक आप रिवीजन कर सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आप चाहते हैं कि पाँचों वीडियोज़ को मर्ज किया जाए, और जिनका प्लेलिस्ट में बना दूंगा ताकि आप जब जी चाहे आप रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करते हैं, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।